हो गया? ओके चलो इस तरह लास्ट क्लास हमने ड्यूअल नेचर स्टार्ट किया था, राइट? अच्छा, ड्यूअल नेचर का मतलब क्या है वो तुमको तो चैप्टर के एंड तक पता चलेगा। ड्यूअल मतलब डबल नेचर। लास्ट क्लास हमने ये डिस्कस किया कि लाइट क्या पार्टिकल जैसा बिहेव करता है या लाइट वेव जैसा बिहेव करता है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसा है। बिकॉज जब हमने इंटरफेरेंस स्टडी किया था, डिफ्रैक्शन स्टडी किया था, तो उन फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट का वेव होना ज़रूरी था। पार्टिकल नेचर से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते। लेकिन जब हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा, बोला था ना लाइट चमकाते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलता है। इस पर्टिकुलर फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को अगर हम वेव जैसा ट्रीट करेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक? तब आइंस्टाइन ने कहा था कि नहीं, हमको लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट करना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा था कि अगर हम लाइट को पार्टिकल जैसा ट्रीट करते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि लाइट एज ए वेव एंड लाइट एज ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली बिहेव नहीं करता, राइट? दैट मीन्स बोथ द बिहेवियर्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब वो पार्टिकल जैसा बिहेव करेगा तब वो पार्टिकल जैसा ही बिहेव करेगा, साइमल्टेनियसली वो वेव नेचर शो नहीं करेगा, ठीक है ना? तो उसके बाद मैंने ये कहा था कि अगर हमको ये समझना है, इफ़ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, तो सबसे पहले हमको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट पढ़ना है, जिसमें ये कहा जाता है कि लाइट जो है उसका जो एनर्जी है वो पैकेट्स के फॉर्म में रहता है लाइट के अंदर, राइट? और उस पैकेट का नाम क्या दिया गया है? फोटोन। और हर पैकेट में कितना एनर्जी होता है? दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला h into nu, where nu is the frequency of the light। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं h से बाय लैम्डा। इज दैट क्लियर? तो फोटोन के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि फोटोन का रेस्ट मास 0 है, फोटोन का स्पीड ऑफ लाइट है, फोटोन जब मीडियम बदल जाता है उसका स्पीड बदल जाता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहता है। प्रोटॉन का रेस्ट मास हमेशा क्या है? 0 है, ठीक है ना? वो सब तो फैक्ट्स थे, इट्स ओके। अच्छा, अभी और थोड़ा सा उस आइडिया को और थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो लेट अस इमेजिन कि हमारे पास एक टॉर्च लाइट है, देख रहे हैं? दिस इज अ टॉर्च लाइट। उसका पावर जो p वाट्स दिया हुआ है, p वाट का फील है तुम लोग को? p वाट्स का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक सेकंड में ये जो टॉर्च लाइट है वो एक सेकंड में कितना जूल्स ऑफ एनर्जी सिलेंडर के फॉर्म में छोड़ रहा है, दैट इज p जूल्स ऑफ एनर्जी छोड़ रहा है। बात समझ में? एक सेकंड में टॉर्च लाइट के सरफेस से कितना एनर्जी निकल रहा है? p जूल्स। एंड एज बिकॉज इट इज ए सिलिंड्रिकल बीम, ध्यान से देखो, बीम का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है दैट विल स्टे द सेम। जहां पर भी बीम का तुम क्रॉस सेक्शनल एरिया चेक करोगे वो हमेशा क्या होगा? ए ही रहेगा। इज दैट क्लियर? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर अगर मैं क्रॉस सेक्शन इमेजिन करूं, क्या बोला मैंने? अगर मैंने यहां पर एक क्रॉस सेक्शन इमेजिन करूं तो क्या एक सेकंड में उस क्रॉस सेक्शन के थ्रू p जूल्स ऑफ एनर्जी पास करेगा? कैन आई से दैट? अगर मैं घड़ी में एक सेकंड तक देखूं और ये कैलकुलेट करूं कि उस क्रॉस सेक्शन को कितना एनर्जी पेनिट्रेट करके आर पार जा रहा है, तो मेरे को क्या मिलेगा? p जूल्स मिलेगा। इज दैट क्लियर? ओके। तो हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि भाई हाँ, नो डाउट ये लाइट दिख रहा है, बट तुमको इसके अंदर फोटोन्स भी दिखना चाहिए, बिकॉज लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन्स। डू एग्री विद दिस? और फोटोन्स के पास एनर्जी है, फोटोन्स का ही एनर्जी लाइट का एनर्जी। अगर मैं ये कहता हूँ इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू एक सेकंड में p जूल्स ऑफ एनर्जी क्रॉस करके जाता है, तो वो एनर्जी को लेके कौन जाता है? फोटोन्स लेके जाता है, राइट? अंडरस्टैंड? तो अभी अगर मैं तुमको पूछूं कि भाई ये बताओ कि व्हाट इज रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन्स, मतलब पर सेकंड, ये जो यहाँ पर हमने एक इमेजिनरी क्रॉस सेक्शन एज्यूम किया है, इसके थ्रू एक सेकंड में कितना फोटोन्स क्रॉस करके जा रहा है, अगर ये पूछा जाता है। सो अगर ये फोटोन हुआ, इफ दिस इज अ फोटोन, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। वी नो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन? द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज नथिंग बट h इंटू नू, या h बाय लैम्डा लिख सकते हो। तो एक फोटोन का इतना एनर्जी है, करेक्ट? और एक सेकंड में इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू कितना एनर्जी पास कर रहा है? p जूल्स। तो इस p जूल में कितने सारे फोटोन्स होंगे? p डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ए फोटोन, कम ऑन, दैट इज p डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ए फोटोन। एक सेकंड में अगर p एनर्जी जाता है तो एक सेकंड में कितना फोटोन्स क्रॉस करता होगा? तो p में कितने सारे फोटोन्स हैं? एक फोटोन का एनर्जी e होता है, तो p बाई e कर देंगे हम। दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन्स। नो, फील आ रहा है ना तुमको? मैंने कहा रेट ऑफ इमिशन का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वो जो क्रॉस सेक्शन है उसके थ्रू कितना फोटोन्स क्रॉस कर रहा है। इज दैट क्लियर? एनर्जी p क्रॉस करता है तो फोटोन्स इतना होगा, इट इज p डिवाइडेड बाई h नू लिख सकते हो, या p डिवाइडेड बाई
hc by lambda लिख सकता हूँ. दिस इज रेट ऑफ एमिशन ऑफ फोटोन्स. डू अंडरस्टैंड दिस? और एक टर्म हमको समझ कर, सॉरी यार तुम बोल सकते थे मैंने कहीं और लिखा है, यहाँ लिखना नहीं चाहिए था, यहाँ लिखना चाहिए था. दैट इज P डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ ए फोटोन, दैट इज P डिवाइडेड बाय hc बाय लैम्डा, या चाहो तो तुम इसको P डिवाइडेड बाय h नो भी लिख सकते हो. मतलब दिस इज ए नंबर बेसिकली. बात को समझो, ये एक नंबर है, पता है ना, इट्स ए नंबर. एक सेकेंड में इतना नंबर ऑफ फोटोन्स. तो और एक टर्म हमको समझना है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोन फ्लक्स. फोटोन फ्लक्स क्या है? कुछ नहीं है, जैसे कि ये सारे जो फोटोन्स एक सेकेंड में, ये सारे फोटोन्स एक क्रॉस सेक्शन के थ्रू पास कर रहे हैं. इंटेंसिटी याद है? इंटेंसिटी और पावर का कनेक्शन क्या था? पावर था एनर्जी पर यूनिट टाइम. इंटेंसिटी क्या था? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया. मतलब यहाँ पर तुमको जो ए वाला क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, इसके अगर यूनिट एरिया को कंसिडर करोगे, इसके थ्रू कितना एनर्जी पास कर रहा है, क्या करोगे तुम? P बाई ए एरिया के थ्रू P एनर्जी जाता है, यूनिट एरिया के थ्रू कितना जाएगा? P डिवाइडेड बाई. याद है ना? तो फोटोन फ्लक्स का भी ऐसा ही कंसेप्ट. मतलब अगर टोटल ए क्रॉस सेक्शन है, ए वाले क्रॉस सेक्शन से एक सेकंड में इतना फोटोन्स क्रॉस करता है, तो उस ए वाले क्रॉस सेक्शन के पर यूनिट एरिया के थ्रू, क्या बोला मैंने? पर यूनिट एरिया के थ्रू एक सेकंड में कितना फोटोन्स क्रॉस करता है वो बताना है. तो हम क्या करेंगे? दिस इज द नंबर ऑफ फोटोन्स क्रॉसिंग ए एरिया इन 1 सेकेंड. तो यूनिट एरिया को कितना फोटोन्स क्रॉस करेगा? दिस डिवाइडेड बाई, सिंपल, राइट. तो यहाँ पर हम लिख देंगे फोटोन फ्लक्स इज नथिंग बट फोटोन्स क्रॉसिंग per unit time. So in this case this is P divided by H nu. इसके साथ हम A के साथ डिवाइड कर देंगे where A is the क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, ओके. मैं फिर से तुमको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने एक सिलेंड्रिकल बीम ऑफ लाइट कंसिडर किया है, और इसमें इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो हमेशा कांस्टेंट. बात समझ में? अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, अभी अगर मैं तुमको पूछूँ कि दिस इज लोकेशन 1, दिस इज लोकेशन 2, यहाँ का इंटेंसिटी क्या होगा, यहाँ का इंटेंसिटी क्या होगा? दिस इज I1, दिस इज I2. इंटेंसिटी जस्ट नाउ समझाया था, राइट? दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज P बाई ए. पकड़ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ? एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, दैट इज P बाई ए. तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी क्या होगा? P बाई ए ही होगा, बिकॉज क्रॉस सेक्शन नहीं बदला. तो यहाँ पर भी इंटेंसिटी क्या होगा? P बाई ए, बिकॉज आगे जाके भी लाइट का क्रॉस सेक्शन क्या रहता है? सेम रहता है. क्रॉस सेक्शन में कोई बदलाव नहीं आता. दैट मीन्स एक सिलेंड्रिकल बीम के किसी भी लोकेशन में अगर तुम इंटेंसिटी चेक करते हो तो इंटेंसिटी हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा. इट विल बी द सेम. बट क्या हमेशा ऐसा होता? डिपेंड करेगा कि तुम्हारा बीम कैसा है. जैसे कि इस केस में देखते, दिस इज पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और पॉइंट सोर्स जब एनर्जी छोड़ता है वो रेडिली आउटवर्ड छोड़ता है. अगर तुम वेव फ्रंट्स इमेजिन करोगे तो यहाँ से जो भी एनर्जी निकला है टी टाइम के बाद, उन सारे पॉइंट्स को, जिन जिन पॉइंट्स में वो एनर्जी पहुँचा होगा, उसको अगर मैं ज्वाइन करूँ तो मुझे कैसा एक शेप मिलने वाला है? स्फीयर मिलने वाला है. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके. तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि ये सोर्स है और इसका पावर P वाट है, इसका मतलब है कि एक सेकेंड में इस सोर्स से कितना एनर्जी निकलता है? P जूल्स एनर्जी निकलता है, राइट? अच्छा, टी टाइम में, दिस इज एट टी टाइम, टी टाइम में सारा एनर्जी यहाँ तक पहुँचा है. दिख रहा है? ये रेंज दिख रहा है तुमको? मैंने जस्ट तुमको फील देने के लिए बताया थोड़ा. दिस इज हाउ द एनर्जी प्रोपोगेट्स रेडिली आउटवर्ड. तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में क्या बोला मैंने? नेक्स्ट 1 सेकेंड में ये जो तुमको स्फीयर दिख रहा है, एक स्फीयर दिख रहा है ना, जिसका एरिया कितना होगा? 4 पाई छोटा r स्क्वायर. दिस इज द एरिया. क्या ना, इसे नेक्स्ट 1 सेकेंड में टोटल P जूल्स ऑफ एनर्जी इस एरिया को क्रॉस करके जाएगा. बात समझ में आ रहा है? ये एनर्जी निकल रहा है तो कहाँ से निकल रहा है? जस्ट इमेजिन ए स्फीयर, स्फीयर के सरफेस को काट काट के निकलेगा. तो नेक्स्ट 1 सेकेंड में अगर मैं टोटल उसके स्फीयर के एरिया को कंसिडर करूं तो उस टोटल एरिया से कितना एनर्जी निकलेगा? P जूल्स पर सेकेंड है ना भाई. सोर्स से अगर 1 सेकेंड में P जूल्स निकलता है तो उस क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू भी 1 सेकेंड में कितना निकलेगा? P जूल्स ही निकलेगा. बात समझ में आया? इज दैट क्लियर? ओके.
फाइन, तो एरिया हो गया 4πr²। अभी तुम मुझे यहाँ पर पूछोगे कि सर इस पर्टिकुलर लोकेशन पे इंटेंसिटी कितना होगा बताओ। हमने इंटेंसिटी इसके पिछले वाले केस में भी निकाला था ना। अभी केस अलग है बिकॉज सोर्स का नेचर अलग है, इज दैट क्लियर, या वेव फ्रंट का नेचर अलग है। सो इन दिस केस अगर हम इंटेंसिटी चाहे, इंटेंसिटी क्या होगा, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। ये P तो कांस्टेंट है बिकॉज हर सेकंड में वो कितना जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, P जूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। तो P का वैल्यू जो है वो तो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, P कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैं एरिया की जगह वैल्यू पुट करूँ दैट इज 4πr², ध्यान से देखो यहाँ पर इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। मतलब R का वैल्यू अगर बढ़ते जाएगा तो इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, घटते जाएगा, राइट। अगर R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी I है, 2R डिस्टेंस पे इंटेंसिटी कितना होगा, I/4, 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा इंटेंसिटी, विच मीन्स यहाँ से हम लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट। तो इंटेंसिटी कांस्टेंट रहेगा या बदल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि तुम कैसे सोर्स के साथ डील कर रहे हो। यहाँ पर इंटेंसिटी कांस्टेंट था बिकॉज क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो क्या है, वो डिस्टेंस के साथ चेंज हो जा रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ऑब्वियस है ना यार, देखो कुछ देर के बाद ये स्फीयर का साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा बड़ा स्फीयर बना लो, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच जाएगा। अभी इस स्फीयर के थ्रू भी एक सेकेंड में कितना एनर्जी निकलेगा, P जूल से निकलेगा। बट एज बिकॉज द एरिया हैज इंक्रीज्ड, किसी अगर एक यूनिट एरिया को पूछोगे कि तुम्हारे थ्रू कितना पास करेगा पहले वाले यूनिट एरिया के रिस्पेक्ट में, तो ऑब्वियसली कम पास करेगा बिकॉज नाउ द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द सेम P जूल्स ऑफ एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए लार्जर सरफेस एरिया। सो पर यूनिट एरिया को जो शेयर मिलेगा एनर्जी का वो क्या होने वाला है, वो घटने वाला है। और पर यूनिट एरिया को पर सेकेंड कितना एनर्जी मिलता है, वही इंटेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। और कैसा डिपेंडेंसी है, वो स्क्वायर का डिपेंडेंसी, ये तो हमने प्रूव करके ही बता सकते हैं इसको। इज दैट क्लियर। तो इस बात को अच्छे से याद रखना, तो पॉज करना उसको। ओके, इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर किसी के पास एनर्जी होता है तो उसके पास मोमेंटम होगा, ऑब्वियस है राइट। मैंने लास्ट क्लास भी समझाया था, लेकिन थोड़ा अलग चीज़ समझाया था कि किसी के पास अगर एनर्जी है तो हम ये कह सकते हैं कि उसके पास मास भी होगा, आइंस्टाइन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप। आज क्या कह रहा हूँ कि किसी के पास अगर एनर्जी है तो उसके पास क्या होगा, मोमेंटम भी होगा। तो अभी हम सबसे पहले एक फोटोन का मोमेंटम कितना होता है वो निकालेंगे, ठीक है, ठीक है ना। कैसे निकालें, वी नो दैट मोमेंटम के पास कितना, सॉरी फोटोन के पास कितना एनर्जी होता है, mc² होता है। और हमको ये भी एक्सप्रेशन पता है कि h nu के फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ, मतलब h वाले टर्म्स में अगर लिखना चाहूँ तो एनर्जी हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज hc/λ, राइट। अभी इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो, cc दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो cc अगर दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा mc, यहाँ पर क्या होगा h/λ। एंड व्हाट इज m इंटू c, मास इंटू वेलोसिटी, वेयर c जो है इज द स्पीड ऑफ लाइट, इन दिस केस इट इज द स्पीड ऑफ फोटोन। सो m इंटू c क्या है, दिस इज नथिंग बट द मोमेंटम ऑफ फोटोन। सुन रहे हो ना, कोई डाउट राइट। अच्छा, एंड यू ऑल नो कि अगर फोटोन्स जिनके पास मोमेंटम होता है, ये लोग जाकर अगर किसी सरफेस के साथ टकराते हैं तो ऑब्वियसली उनका मोमेंटम चेंज होगा। फोटोन्स का मोमेंटम चेंज कब होगा, न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, व्हेनेवर देयर इज एन एक्सटर्नल फोर्स देन ओनली देयर विल बी ए चेंज इन मोमेंटम, F = dp/dt। तो फोटोन्स जाके अगर वॉल के साथ टकराएगा तो फोटोन्स वॉल पे फोर्स लगाएगा और वॉल फोटोन्स पे फोर्स लगाएगा। तो आज का जो डिस्कशन है, हम ये निकालना चाहते हैं कि अगर ये सारे फोटोन्स जाके इस सरफेस को हिट करता है तो सरफेस को हिट करने से क्या होगा, फोर्स लगाएगा। तो कितना फोर्स लगेगा या प्रेशर कितना डेवलप होगा वो हम बताएंगे, ठीक है ना। अभी फोर्स कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि फोटोन का कितना मोमेंटम चेंज होता है, बिकॉज वो जाके टकराएगा ना, टकराने से उसका खुद का मोमेंटम जितना चेंज होगा दैट विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड। जितना ज़्यादा मोमेंटम चेंज होगा उतना ही फोर्स लगेगा,
ठीक है ना। और यहाँ पर हम एवरेज फोर्स निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस निकालना तो बहुत ही मुश्किल है। एवरेज क्या होगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, एवरेज। इज दैट क्लियर? अच्छा, और ये भी डिपेंड करेगा कि सरफेस कैसा है। अगर तुम्हारा सरफेस परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो, याद है ना थर्मोडायनेमिक्स, हीट थर्मोडायनेमिक्स, परफेक्टली ब्लैक बॉडी हो तो उस पर अगर हम लाइट चमकाते हैं, वो लाइट को क्या कर लेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लेगा। इसका मतलब क्या है, फोटोन जाएगा h/λ मोमेंटम लेके, लेकिन सरफेस में गिरने के साथ साथ वो सरफेस उसको क्या कर लेगा, कंप्लीटली एब्जॉर्व कर लेगा, तो उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, 0। सो ये हो जाएगा उसका चेंज इन मोमेंटम, h/λ - 0। लेकिन अगर मैं केस 2 देखो, केस B देखो, द सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, इसका मतलब है कि जितने स्पीड से आया था टकरा के उतनी ही स्पीड से रिटर्न जाएगा। तो गया कितना था फोटोन, कितना मोमेंटम लेके, h/λ, टकरा के रिटर्न कितना मोमेंटम से आएगा, h/λ। तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, 2h/λ। किसी ने 0 बोला क्या, किसी ने 0 बोला? हाँ, क्यों? बिकॉज मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी है या ना। जाते वक्त अगर h/λ है, आते वक्त -h/λ हो, अगर तुम साइन के साथ डिस्कस करना चाहो तो एक मोमेंटम का, सॉरी बार बार मोमेंटम आ रहा है, एक फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना होगा, दैट इज 2h/λ। समझ में आ रहा है? अच्छा, आगे जाके तीसरा केस जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ ऐसा भी सरफेस होगा जो कि पार्शियली एब्जॉर्व करता है, पार्शियली रिफ्लेक्ट करता है। तो अगर उस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन a है एंड कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन r है, इसका मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय a, व्हाट डू यू मीन बाय r? इट इज नथिंग बट फ्रैक्शंस। मतलब जितना लाइट गिरा उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो गया, या जितना एनर्जी गिरा उसका कितना फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो गया और कितना फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट हो गया। A इज जस्ट ए फ्रैक्शन, मतलब A plus R should be equal to 1. Either it will be absorbed or reflected, right? If A is absorption, बाकी सारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और दोनों फ्रैक्शंस को अगर हम जोड़ देंगे तो सम अप करके क्या बनेगा, 1 बनेगा, नहीं बनेगा। तो A plus R is equal to 1, याद रखना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले पहला वाला केस देखते हैं, द सोर्स इज परफेक्टली एब्जॉर्ब। किसी एक फोटोन का बात करते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए सिंगल फोटोन। बात समझ में आ रहा है? दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। मैं फाइनल तो 0 होना चाहिए, माइनस इनिशियल कितना होगा, h/λ, बिकॉज ये जब फोटोन जा रहा है उसके पास कितना मोमेंटम है, h/λ लेके जाता है वो। तो मैं यहाँ पर साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, साइन नहीं चाहिए, ठीक है ना। हम h/λ मैग्नीट्यूड जो है चेंज इन मोमेंटम का वो कितना है, h/λ। डू एग्री विद दिस? क्या तुम मुझे ये कह सकते हो कि एक सेकंड में रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन्स क्या है? रेट ऑफ इमिशन हमने जस्ट नाउ डिस्कस किया कि इस टॉर्च लाइट का पावर P है, एक सेकंड में P जूल्स छोड़ता है, तो एक सेकंड में कितना फोटोन्स छोड़ता होगा। P को तुम किससे डिवाइड कर दोगे, एक फोटोन के एनर्जी से डिवाइड कर दोगे। कम ऑन, नहीं आया समझ में? कम ऑन, एक सेकंड में कितना फोटोन्स निकला, एक सेकंड में कितना एनर्जी निकला, वो पता है ना, कितना निकला, उसमें कितने सारे फोटोन्स होंगे, डिवाइडेड बाई h/λ। कोई फॉर्मूला नहीं है जो तुमको याद रखना है, ऑब्वियस है। एक सेकंड में P निकला तो उसमें कितने सारे फोटोन्स होंगे, एक फोटोन का एनर्जी से उसको डिवाइड कर दो। समझ में आया? इज दैट क्लियर? अच्छा, तो एक फोटोन का इतना मोमेंटम चेंज होता है। सो टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, टोटल चेंज मोमेंटम, अगर मैं डेल P लिखना चाहूँ, एक का अगर h/λ होता है, एक का अगर h/λ होता है, तो एक सेकंड में टोटल कितने सारे फोटोन सेट करेंगे, बोलो, एक सेकंड में इतना फोटोन सेट करेंगे नहीं करेंगे, दैट इज P/λ/hc। तो एक का अगर इतना मोमेंटम चेंज होता है तो इतने सारों का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाई P/λ/hc। h को मार देगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, सॉरी लैम्डा को मार देगा, यहाँ पर क्या बचेगा, P/c। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मतलब एक सेकंड में सारे फोटोन्स का टोटल मोमेंटम चेंज ये है, P/c। कोई डाउट, कोई शक? ओके, नाउ इफ आई टॉक about average force, we all know the formula, that is total change in momentum divided by time taken. If you see if you have heard the discussion properly, मैं मुझे एक सेकंड का कहानी बता रहा हूँ कि एक सेकंड में इतना फोटोन्स जाता है, एक सेकंड में इतना मोमेंटम चेंज होता है। तो एक सेकंड में
इफ डेल टी के जगह मैं 1 सेकेंड लिख दूँ, क्या लिखा मैंने, नीचे जो टाइम आएगा ना, ऊपर क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम, नीचे क्या आएगा, डेल टी। डेल टी अगर 1 सेकेंड लिख दूँ तो 1 सेकेंड में पूरे सैंपल का कितना मोमेंटम चेंज हुआ, दिस इज द मोमेंटम चेंज पी बाई सी। तो ये हो जाएगा पी बाई सी, सो दैट इज पी बाई सी। सो दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड। अभी अगर तुमको कोई पूछे मुझे प्रेशर चाहिए, तो एरिया से डिवाइड कर दो, उसको हम रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं। लाइट इज नथिंग बट व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसको हम रेडिएशन प्रेशर भी बोलते हैं। कोई डाउट? पक्का? अभी अगर सरफेस परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हुआ तो आंसर क्या होगा, डायरेक्टली बोल सकते हो। इन दिस केस एवरेज फोर्स क्या आएगा? कैलकुलेशन तो ऐसा ही है, थोड़ा सा चेंज आएगा, बोलो। टू पी बाई सी आया ना, ऑब्वियसली 2p/c होगा, क्योंकि अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हुआ तो एक सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज h बाई लैम्डा नहीं होगा, क्या होगा, 2h बाई लैम्डा। एक 2 टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगा और हर जगह आ जाएगा 2 टर्म, टोटल चेंज इन मोमेंटम में भी आ जाएगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? सो इन दिस केस एवरेज फोर्स क्या होगा, 2p/c। इज दैट क्लियर? ओके, so let us see this case। ये सरफेस है, यहाँ पर तुमने लाइट चमकाया, कुछ लाइट अच्छा नॉर्मली चमकाया, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते, नॉर्मली चमकाया। और इस सरफेस का एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट कितना है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कितना है, r। इज दैट क्लियर? ये भी एकदम सिंपल। तो अगर मैं तुमको पूछूं पावर एब्जॉर्ब्ड, क्या बोलोगे? सर टोटल में तो P गिरा था 1 सेकेंड में, लेकिन इसका कितना फ्रैक्शनल पार्ट एब्जॉर्ब हुआ, बोलो ना, सही है नहीं है? टोटल P गिरा था, उसमें से एब्जॉर्ब कितना हो गया, A पार्ट ऑफ इट, राइट। सिमिलरली पावर रिफ्लेक्टेड, क्या बोलोगे? सर P गिरा था, उसमें से कितना फ्रैक्शनल पार्ट, R फ्रैक्शन एब्जॉर्ब हो गया, तो P इंटू R ऐड करके देखो, P आना चाहिए, P इंटू ए प्लस P इंटू आर, P कॉमन ले लिया, A प्लस आर क्या होता है 1, तो P आया नहीं आया, टोटल P है, उसमें से AP पार्ट एब्जॉर्ब हो गया एंड RP पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। सो व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ड्यू टू रिफ्लेक्शन? हमने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव करके रखा है कि अगर P एनर्जी गिरता है तो P/c फोर्स लगता है, अगर P एनर्जी गिरता तो फोर्स कितना लगता है, P/c फॉर ए परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस। अभी गिरा कितना एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, AP एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ, तो फोर्स कितना लगेगा, यही फॉर्मूला होगा, सिर्फ P के जगह हम लिख देंगे AP। समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज AP/c। कोई डाउट? अभी अगर मैं पूछूं कि भाई रिफ्लेक्शन के कारण कितना फोर्स लगा, तुम बोलोगे सर यही तो फॉर्मूला है, बट अभी एनर्जी P रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, कितना एनर्जी रिफ्लेक्ट हुआ है, P की जगह तुम कितना लिख दोगे, RP। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो RP हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, दैट इज RP/c, सॉरी इंटू 2 तो भूल नहीं सकते ना, इज दैट क्लियर? तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड क्या है, व्हाट इज द टोटल फोर्स एक्सर्टेड, AP/c प्लस 2RP/c, ठीक है ना। इसको अगर और थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हो तो R को तुम क्या लिख सकते हो, 1 - A, उसको पुट कर देना, लेकिन क्या फ़ायदा, कुछ फ़ायदा नहीं सब करके। चाहिए एग्जाम प्रॉब्लम सॉल्विंग में तो कर लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लेकिन चाहिए होगा, तो याद रखना कि दोनों फ्रैक्शंस हैं, 1/4 अगर एब्जॉर्ब होगा तो 3/4 क्या हो रहा होगा, रिफ्लेक्ट होगा, दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा या नहीं मिलेगा। जस्ट इमेजिन ना, A का मतलब क्या, 1/4 ऑफ P फॉर एग्जाम्पल, तो R का वैल्यू कितना होगा, 3/4 ऑफ P, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द टोटल पावर। सिंपल है ना, बस पॉज कर देना वीडियो। अच्छा एक छोटा सा आइडिया बता के रखता हूँ मैडम, इस तरफ से एक स्फेरिकल सरफेस है, राइट। इसके पहले जो डिस्कस किया था फोर्स कितना एक्सर्ट होता है वही डिस्कशन है, लेकिन इस बार स्फेरिकल सरफेस है। लाइट बीम जो आ रहा है उसका पावर कितना दिया हुआ है, द पावर इज गिवन इज P watts
एंड द सरफेस इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। या तुम चाहो तो रिफ्लेक्टिंग भी कर सकते हो, या पार्शियली एब्जॉर्बिंग पार्शियली रिफ्लेक्टिंग, सबके लिए डिस्कशन वैलिड है। मैंने बस परफेक्टली एब्जॉर्बिंग लेके मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अगर तुमको पूछा जाता है कि इस स्फेरिकल सरफेस में कितना फोर्स लगा है, तो अगर तुम पूरा का पूरा करना चाहोगे तो बहुत इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। बात समझ में आता है ना। या फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस अगर ये आके हिट कर रहा है तो यहाँ पर तुमको एक नॉर्मल बनाना पड़ेगा, और इसका जो ये कंपोनेंट होगा, इस तरफ जो मोमेंटम होगा, यही वाला सिर्फ एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये वाला एब्जॉर्ब नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। जब वो सरफेस को जाके हिट करेगा, जो कंपोनेंट सरफेस के तरफ होगा वही कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट नहीं होगा। इंटीग्रेट करके करना पड़ेगा तुमको परफेक्ट। या तुम रिफ्लेक्टिंग के टर्म्स में सोचोगे तो और क्लियरली समझ में आएगा कि ये जाके अगर ऐसा टकराएगा तो टकरा के ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगा, तो फोर्स लगाने वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कौन से मोशन के कारण इस सरफेस पे फोर्स लगेगा, इस वाले कंपोनेंट के कारण सरफेस पे फोर्स लगेगा, इस वाले कंपोनेंट के कारण सरफेस पे फोर्स नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज टेंजेंशियल टू दिस सरफेस। बात समझ में आया। तो इंटीग्रेट करके बहुत मेहनत करके हम निकाल सकते हैं कि कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, राइट। बट तुमको बस मैं एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ जो तुम याद रख सकते हो कि ऐसा अगर लाइट आता है, ये स्फेरिकल सरफेस है, सो इस पर कितना फोर्स लगता है वो निकालने के लिए हम इस कर्व सरफेस को कंसिडर नहीं करेंगे। अगर तुम्हारे पास एक कर्व सरफेस है और यहाँ से अगर मैं लाइट चमकाऊँ तो वॉल में कैसा शैडो बनेगा, एक सर्कुलर शैडो बनेगा या नहीं बनेगा, ये बताओ। अगर ये कर्व सरफेस है, इसमें अगर मैं लाइट चमकाता हूँ तो इसका इफेक्टिव एरिया क्या होगा, इफेक्टिव एरिया विल बी ए सर्कल। बात समझ में आया। तो इस कर्व सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, दैट इज एग्जैक्टली सेम एज इसके इफेक्टिव एरिया पे कितना फोर्स लगेगा। मतलब इस कर्व सरफेस को नहीं मान के, इसका अगर मैं शैडो को कंसिडर करूँ जो कि एक परफेक्ट सर्कल होगा, उस शैडो पे जाके अगर लाइट हिट करता, उस पर जितना फोर्स लगेगा इस कर्व सरफेस पे भी उतना ही लगेगा। बात समझ में आया। सो यहाँ पर अगर पावर P है तो एक काम करता, पावर के टर्म्स में नहीं, इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करता हूँ, I, राइट। I इज द इंटेंसिटी। सो व्हाट इज द पावर हिटिंग द सरफेस इन दिस केस, इंटेंसिटी इनटू एरिया। लेकिन इस बार हम कर्व सरफेस का एरिया नहीं लेंगे, हम किसका एरिया लेंगे, फ्लैट सर्कुलर सरफेस का एरिया लेंगे। दिस इज द इफेक्टिव एरिया। डायरेक्टली ऐसे करोगे प्रॉब्लम को, ठीक है ना। सो I इंटू हम क्या कर देंगे, दैट इज पाई R स्क्वायर। सो दिस इज द पावर। बात समझ में आया। एंड इफ इट इज परफेक्टली एब्जॉर्बिंग, फोर्स कितना लगेगा, एवरेज फोर्स, फॉर्मूला क्या था, P/C, और P की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, दिस I इंटू पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, C। बोलो समझ में आया। बस मैं तुमको ये इफेक्टिव एरिया का कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ कि अगर कर्व सरफेस है तो कर्व वाला सरफेस नहीं लेके उसका जो फ्लैट सर्कुलर सरफेस है उसी से हम अपना काम चलाएंगे। ठीक, समझ में आया। ओके, तो अभी से नेक्स्ट हम विल टॉक अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अभी से प्रॉपर डिस्कशन चालू होगा। वी आर रेडी टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि मैंने क्या कहा था, हमको फर्स्ट क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट समझना पड़ेगा। बट हमारा पर्पस क्या है, इस चैप्टर का नाम क्या है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, राइट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और ये हमारा मेजर डिस्कशन। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये एक ऐसा फिनोमिनन है कि अगर हमारे पास एक मेटल सरफेस है, इसके ऊपर अगर हम लाइट चमकाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग तब बना जब ये देखा गया ओनली लाइट ऑफ suitable wavelength and suitable frequency can emit electrons. But wave theory के according, whatever be the lambda of light, whatever be the frequency of light, अगर तुम किसी सरफेस पे लाइट अच्छे टाइम तक चमकाओगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंटली देखा नहीं गया। बात समझ में आया। कोई भी लैम्डा, कोई भी फ्रीक्वेंसी का लाइट इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं कर सकता। एंड दैट वाज द रीजन आइंस्टाइन स्टार्टेड थिंकिंग कि नहीं, लाइट यहाँ पर तो वेव जैसा बिहेव नहीं कर रहा। समझाया था ना, एक वेवफ्रंट के बाद दूसरा वेवफ्रंट हिट करता जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते रहेगा, और एक टाइम के बाद निकल के आ जाना चाहिए था अगर लाइट वेव जैसा बिहेव करता तो, लेकिन हो नहीं रहा। ठीक है, समझ में मैंने क्या कहा। तो देखो,
ये तो हो गया उसका फिनोमेना, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट आता है कि मेटल्स हैं, हम हमेशा कहते हैं कि मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमते हैं, तो वो लोग मेटल के सरफेस से निकल के क्यों नहीं आते? Are you getting the point? We always say metals में इलेक्ट्रॉन्स फ्री घूमते हैं, और मैं अभी क्या कह रहा हूँ, उन्हें लाइट चमकाना पड़ेगा, एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर निकल के आ सकता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि सर मेटल्स में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, तो उनको तो ऐसे निकल के आ जाना चाहिए। मेटल में इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, लेकिन मेटल के सरफेस से अगर निकल के आना है इतना आसान नहीं है। बिकॉज खुद सोच के देखो, अगर ये मेटल सरफेस है, इलेक्ट्रॉन्स अगर निकल के आ जाएगा, सो दिस मेटल सरफेस विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द इलेक्ट्रॉन इज व्हाट, नेगेटिवली चार्ज्ड। द मोमेंट द इलेक्ट्रॉन comes out of the surface, this will become positively charged and this will become negatively charged, and what will happen? The metal surface will again pull it back. तो बात को समझो कि इलेक्ट्रॉन को अगर सरफेस से निकल जाना है तो आसान नहीं है, उसको उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करना पड़ेगा। वो जो मेटल का पॉजिटिव आयन बनने के बाद जो अट्रैक्शन बनेगा उसको क्या करना पड़ेगा, ओवरकम करना पड़ेगा, तभी जाके वो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर आ सकता है। बात समझ में आया? अच्छा, अभी कितना एनर्जी चाहिए होगा वो डिपेंड करेगा कि मेटल कैसे किससे बना हुआ है, राइट? वी ऑलरेडी हैव लर्नड द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है? इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अटैचमेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन्स। जिसको इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा प्यार है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जिसको कम प्यार है वो क्या है? थोड़ा पॉज करना। तो मैं ये कह रहा था कि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से छोड़ने नहीं देगा, राइट? लेकिन जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा वो आराम से निकाल देने दे रहे हैं। जैसे कि सीजियम, अगर देखिए सीजियम के केस में सीजियम के सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकालना बहुत ही आसान है, और उसका एक मेजर रीज़न तो है उसका इज वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। बात समझ में आया? तो इसी चीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए हमने इसको डिफाइन किया वर्क फंक्शन, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल फाई। और ये जो वर्क फंक्शन है ये तुमको ये बताता है कि किसी सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी चाहिए। फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू जस्ट कम आउट ऑफ द सरफेस, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल सरफेस। और वर्क फंक्शन जो है वो अलग अलग मेटल का अलग अलग होगा। जैसे कि सीजियम का वर्क फंक्शन सबसे कम होगा, बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, बहुत आसानी से वो इलेक्ट्रॉन से अपना छुटकारा पा जाएगा। बात समझ में आया? तो हमने यहाँ पर क्या सीखा? सबसे पहले वर्क फंक्शन, ठीक है? अच्छा, और हमने फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट में क्या सीखा कि अगर हम लाइट चमकाते हैं इसका मतलब है कि हम इस सरफेस पे पैकेट्स गिरा रहे हैं। कैसा पैकेट्स? एनर्जी वाला पैकेट्स। कभी तुमने वो पूजा अटेंड किया तुम लोगों ने, जहाँ पर पूजा प्रसाद जो है वो फेंक के देते हैं? खाया कभी? हाथ में नहीं देते, दे थ्रो द पैकेट्स बेसिकली। अच्छा, ठीक है, ये एग्जांपल काम नहीं करेगा, चलो। तो देखो क्या है, हमने ये सीख लिया कि अगर कोई मेटल सरफेस है एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, उसको हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। तो अगर हम फोटोन्स गिरा रहे हैं इस पर, पैकेट्स ऑफ एनर्जी गिरा रहे हैं, जैसे कि ऑल ऑफ यू आर इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड दैट मेटल सरफेस। तो अगर मैं लाइट गिरा रहा हूँ, बेसिकली तुम लाइट को लाइट जैसे इमेजिन मत करो, मैं हर किसी को क्या दे रहा हूँ, पैकेट्स फेंक रहा हूँ, और तुम लोग क्या करोगे, उस पैकेट को लोगे और एब्जॉर्व कर लोगे। बात समझ में? अभी उस पैकेट के पास अगर सफिशिएंट एनर्जी था तो तुम उसको एब्जॉर्व करोगे और वर्क फंक्शन को ओवरकम करके निकल के आ जाओगे, पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करके निकल के आ जाओगे। लेकिन अगर उस पैकेट में सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, तुम एब्जॉर्व भी कर लो लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होगा, विल नॉट बी एबल टू कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस। लेकिन रूल ऐसा बना हुआ है कि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा पैकेट्स ले सकता है। हर किसी इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही पैकेट मिलेगा। नहीं तो तुम क्या कहोगे, सर पहले वाले पैकेट से तो निकल नहीं पाया, दूसरा पैकेट फिर से ले लिया, दोनों मिला के मैं भी निकल जाऊँ मैं। ऐसा नहीं होता इसमें, राइट? तो आइंस्टाइन ने ये कहा था कि ऐसा नहीं होगा। अगर तुम पैकेट फेंकोगे तो हर एक इलेक्ट्रॉन को सिर्फ एक ही पैकेट मिलेगा। हाँ, अगर उस पैकेट में सफिशिएंट एनर्जी है। कितना एनर्जी? एटलीस्ट इक्वल टू वर्क फंक्शन और मोर देन वर्क फंक्शन। कितना एटलीस्ट एनर्जी? मिनिमम एटलीस्ट वर्क फंक्शन जैसा एनर्जी या उससे ज़्यादा। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मेटल सरफेस से बाहर निकल के आ जाए।
उससे कम है तो निकल के नहीं आ पाएंगे, राइट। मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए? 5, राइट। तो उस मिनिमम एनर्जी को देने के लिए तुमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाला जो लाइट चाहिए, वो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होगा, बिकॉज एक पैकेट में कितना एनर्जी होता है उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए फोटोन? एच नू, एच तो कांस्टेंट है, किस पे डिपेंड किया एनर्जी? नू पे डिपेंड किया ही नहीं क्या? समझ में आया? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वर्क फंक्शन के बराबर अगर जो हम पैकेट दे रहे हैं, उस पैकेट में जो एनर्जी है वो अगर जस्ट वर्क फंक्शन के बराबर है, तो यहाँ पर ये जो फ्रीक्वेंसी आएगा नू, इट इज 5/h, इस नू को हम क्या बोलेंगे? वी विल कॉल दैट नू एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड समझ में आता? थ्रेशोल्ड बंगाली में इसको उठान बोलते हैं, उठान। पुराने घरों में देखा है कि दरवाज़ों को अगर क्रॉस करना है तो एक रेस छोटा सा प्लेटफॉर्म होता है, उसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं, मतलब यू विल क्रॉस समथिंग। यहाँ पर थ्रेशोल्ड किसका है? पोटेंशियल बैरियर का थ्रेशोल्ड। ऐसे में इसमें क्या बोलते हैं उसको? समझ में है ना? छोटा सा दरवाजे के उस तरफ एक छोटा सा बैरियर होता है, दैट बेसिकली डिवाइड्स द इनसाइड ऑफ द रूम एंड द आउटसाइड ऑफ द रूम। चौखट, चौखट, चौखट बोलते हैं ना हिंदी में, तो चौखट के बारे में बात कर रहा हूँ। उसको थ्रेशोल्ड का लिटरल मीनिंग वो है। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड का मीनिंग क्या है? चौखट इन दिस केस इज चौखट ऑफ एनर्जी, और वो मिनिमम एनर्जी कितना है? 5। बात समझ में आया? उससे या उससे ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के आ जाएगा। तो मिनिमम वर्क फंक्शन वाला एनर्जी देने वाले फ्रीक्वेंसी वाले फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ को हम क्या कहेंगे? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सिंपल। तो दैट इज पाई इज इक्वल टू व्हाट? h/λ। और लैम्डा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? दैट इज h/5। सो इज दिस कॉल्ड एज व्हाट? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। इज दैट क्लियर? ओके।